गुजरात के राजकोट में पुलिस कमिश्नर पर लाखों का कमीशन लेने का आरोप लगा, जिसके बाद उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। यह आरोप राजकोट दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक गोविंद पटेल ने पुलिस कमिश्नर मनोज अग्रवाल पर लगाया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और पुलिस कमिश्नर के खिलाफ प्रदर्शन किया। लेकिन उन्हें रास्ते से हटाने के लिए पुलिस ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्हें जबरन उठाकर अपनी गाड़ी में बैठाना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल रहीं। उनके साथ भी पुलिस ने यही किया। महिलाएं विरोध करती रहीं और पुलिसकर्मियों ने उन्हें अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बैठा लिया। यह हंगामा गोविंद पटेल के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी को एक चिट्ठी भेजने के बाद शुरू हुआ। राज्यना गृहमंत्रीश्रीने આના અંગે રજૂઆત કરી હતી અને રજૂઆતના અનુસંધાને આ પત્ર લખ્યો છે। पुलिस कमिश्नर पर लगे आरोप की जांच के लिए गृह विभाग ने पुलिस को जल्द से जल्द इस मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। હું નથી બોલી રહ્યા છે કે આક્ષેપ ખોટા છે યા સાચા છે। હું ફક્ત એટલા આપના બોલી રહ્યા છું કે जो भी आक्षेप થયા છે એના जो છે તપાસ કરવામાં આવશે। इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरी कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नर मनोज अग्रवाल को नौकरी से बर्खास्त करने की मांग की। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया पर हुए हमले के विरोध में बीजेपी ने कई जिलों में प्रदर्शन किया। सतीश पूनिया पर यह हमला उनके कांग्रेस पर दिए जूते वाले बयान की वजह से हुआ, जिसके विरोध में बीजेपी सड़कों पर उतर आई और राजस्थान के कई जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए। 12 जिले में तो बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर बैठ गए। उन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दावा किया कि सतीश पूनिया की कार पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही हमला किया। सतीश पूनिया ने भी अपने ऊपर हुए हमले के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और एक बार फिर अपने बयान को दोहरा दिया। जूते की बराबरी का हमारे यहाँ राजस्थान में सामान्य बोलचाल में, रिश्तेदारी में भी सामान्य भाषा है। इसमें मैंने किसी को गाली नहीं दी है। सतीश पूनिया के जिस बयान पर बवाल खड़ा हुआ वो उन्होंने कोटा में एक दिन पहले दिया था और वहीं से लौटते वक्त उनकी गाड़ी पर कुछ लोगों ने धावा बोल दिया। हाथों में काले झंडे लिए लोगों ने पूनिया की गाड़ी को रोक लिया और उनके खिलाफ नारे लगाए। लेकिन ये बवाल यही नहीं थमा और सीएम अशोक गहलोत ने भी सतीश पूनिया को उनके बयान पर घेर लिया। उन्होंने सारे विवाद के लिए पूनिया को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि उनके ऊपर होने वाले हमले में आरोपियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की गई। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ऐसा कमेंट करोगे तो स्वतःस्फूर्ति लोगों को गुस्सा आ जाता है। अभी पूनिया के बयान पर विवाद थमा भी नहीं था कि बीजेपी के एक विधायक ने कांग्रेस नेताओं को धमकी दे दी। यदि नहीं की कार्रवाई नहीं की है तो पटक बीजेपी ने सतीश पूनिया पर हुए हमले के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। कांग्रेस के सीएम चेहरे के ऐलान के बाद पंजाब की चमकौर साहिब सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत का दावा कर दिया। रूपनगर जिले की यह वही सीट है जहां से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ उसी सीट से चुनावी मैदान में उतरे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने अपनी जीत का दम भरा। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का नाम भी चरणजीत सिंह चन्नी है और उन्होंने अपने इलाके में विकास के मुद्दे पर मुख्यमंत्री को घेर लिया। अगर वो मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस हो गए ये हमारे लिए और बढ़िया है, क्योंकि इन्होंने हमारे हल्के में काम कोई नहीं किया। लेकिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की पत्नी ने उम्मीद जताई कि इस बार भी लोग उनका साथ देंगे। लोगों का प्यार ही हमें यहाँ तक लेके आया और ऐसे ही उनका प्यार बना रहेगा। मुख्यमंत्री चन्नी का पूरा परिवार भी चुनाव प्रचार में जुटा है। यूपी के प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के एक उम्मीदवार वीरप्पन जैसी मूछें रखने की वजह से सुर्खियों में है। इस उम्मीदवार का नाम अंसार अहमद है, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें फाफामऊ विधानसभा सीट से टिकट दिया। इसी सीट से वो 2 बार विधायक चुने गए हैं, लेकिन इलाके में वो अपनी मूंछों की वजह से पहचाने जाते हैं। आप खास तौर पर इनकी मूंछों को देखिए। इनकी जो मूंछें हैं वो वीरप्पन का नाम आपने सुना होगा, हालांकि वो तस्कर था, ये तस्कर नहीं है। अंसार अहमद का ये तक कहना है कि मूंछों की वजह से इलाके के लोग उन्हें चंदन तस्कर वीरप्पन का छोटा भाई कहते हैं, लेकिन वो इसका बुरा नहीं मानते। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने उनसे बातचीत की, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि इस बार राज्य से बीजेपी सरकार का जाना तय है। अब की बार हर हालत में भाजपा सरकार का जाना तय है। यही नहीं, नामांकन दाखिल करने के बाद अंसार अहमद ने यह भी दावा किया कि वो इस सीट पर भी बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार से खुद की जान को खतरा बताया। साथ ही उन्होंने 3 दिन पहले पुणे में अपने साथ हुई मारपीट की घटना का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें कुछ लोग किरीट सोमैया को घेर कर उनसे धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि उन्हें और उनके सुरक्षा कर्मियों को संभलने का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते धक्का मुक्की मारपीट में बदल गई और वो पुणे महानगर पालिका की सीढ़ियों पर गिर गए।
ये देख उनकी गाड़ी के पास खड़े सुरक्षाकर्मी फौरन हरकत में आए और वो किरीट सुमैया को सुरक्षित वहां से निकाल कर ले गए। इस घटना के लिए उन्होंने शिवसेना कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि उन पर पत्थर से हमला करने की कोशिश की गई। पत्थर और लाठी घाटी और पुलिस के सहकार्य से अटैक हो रहा है। बीजेपी नेता के इस आरोप को शिवसेना ने बेबुनियाद बताया। हमारे शिवसैनिक किसी को जान से मारने के लिए नहीं है, लोगों की सेवा करने के लिए है। 3 दिन पहले किरीट सुमैया कोविड सेंटर में गड़बड़ी का आरोप लगाकर पुणे महानगर पालिका में शिकायत करने पहुंचे थे, जहां उनके साथ ये घटना हुई। यूपी के कानपुर में चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की पुलिस से भिड़ंत हो गई। बताया गया कि पुलिस ने प्रचार में शामिल गाड़ियों की संख्या पर ऐतराज जताते हुए काफिले को रोक दिया और इसी बात पर कानपुर की भोगनीपुर सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष पांडे और उनके समर्थक पुलिस से भिड़ गए। आशुतोष पांडे ने पुलिस पर प्रचार को रोकने का आरोप लगा दिया। इस दौरान वहां पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू हो गई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने प्रचार में शामिल आम आदमी पार्टी के नेताओं और समर्थकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा बढ़ता गया और एक बार फिर वहां सभी लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया। नियम क्या है? नियम क्या है बताइए आप। वहां मौजूद पुलिस के अधिकारियों ने नियमों का हवाला देकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने समर्थकों के साथ सड़क पर ही बैठ गए। काफी देर तक चली बहस के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और समर्थक वहां से हटने को तैयार हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के देश को नुकसान पहुंचाने वाले आरोप पर आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में पहली बार उतरी है और वो लगातार सत्ताधारी बीजेपी पर हमलावर भी है, जिसका जवाब देते हुए पुष्कर सिंह धामी ने आम आदमी पार्टी को चुनावी पर्यटक बताया। इतना ही नहीं, न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने देश को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी आम आदमी पार्टी पर मढ़ दिया। जो आम आदमी पार्टी वाले हैं ये आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। वोट अगर चली सीट ना जीते, वोट जितने मिलेंगे वो आपके लेंगे, कांग्रेस के लेंगे, सत्ता विरोधी वोट लेंगे। कौन से वोट लेंगे? पार्टी वोट चाहे किसी का कांग्रेस का लेगी, भाजपा का लेगी, अलग बात है। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा नुकसान देश का कर रही है। मुख्यमंत्री के इस आरोप पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया। सीएम धामी साहब की बौखलाहट और घबराहट इस बयान से साफ जाहिर होती है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया कि दिल्ली की तर्ज पर वो उत्तराखंड में भी सरकार बनाने में सफल होगी। यूपी में अखिलेश यादव के समर्थन में ममता बनर्जी के प्रचार करने पर बंगाल में बीजेपी भड़क गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 दिन के यूपी दौरे पर है और जब वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची तो वहां अखिलेश यादव ने खुद उनकी अगवानी की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और समर्थक भी वहां मौजूद दिखाई दिए। समर्थकों की भीड़ के बीच अखिलेश और ममता ने विक्ट्री साइन दिखाया, लेकिन अखिलेश के समर्थन में उतरी ममता बनर्जी पर बंगाल में बीजेपी भड़क गई। वहां कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता को हिंदू विरोधी बताते हुए दावा किया कि उनकी अपील का यूपी में कोई असर नहीं होगा। ममता बनर्जी यूपी में जितना बार जाएगी तितना बार जोगी जी को सीधा सीधा फायदा मिलेगी। लेकिन अखिलेश यादव ममता के समर्थन में आने पर काफी खुश दिखाई दिए। मुझे उम्मीद है कि उनकी अपील के बाद चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी। अखिलेश ने दावा किया कि जैसे बंगाल में बीजेपी को मात मिली, यूपी में भी ममता के साथ मिलकर वो बीजेपी को हरा देंगे। बड़ी खबर आई राम रहीम से जुड़ी, जिन्हें पंजाब में चुनाव से ठीक पहले 21 दिन के लिए फरलो मिल गई। वो जेल से सीधा गुरुग्राम के अपने आश्रम पहुंचे। खबर है कि अगले 21 दिन तक वो वहीं रहेंगे। राम रहीम को अगस्त 2017 में रेप और हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा हुई थी। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, और क्या पता चल रहा है? किशोर, पंजाब में 13 दिनों के बाद मतदान है और राम रहीम की रिहाई के बाद ये बात जरूर है कि इसका चुनाव पे असर जरूर होगा, क्योंकि डेरा का प्रभाव पंजाब के अलग अलग इलाकों में है और राम रहीम के डेरे की अगर बात करें तो उसका प्रभाव मालवा के क्षेत्र में 60 से अधिक ऐसे सीटें हैं जहां इनका प्रभाव है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या अपने अनुयायियों को ये कोई संदेश भेजते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। भले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये जरूर कहा है कि चुनावी कनेक्शन नहीं है। जेल मंत्री कह चुके हैं कि एक कैदी का अधिकार होता है उसे फरलो या पैरोल पे रिहा करना। शुक्रिया नीरज आपका। जेल में बंद राम रहीम 21 दिन की फरलो मिलने के बाद दिल्ली के पास गुरुग्राम के अपने आश्रम पहुंचे। अब वो पंजाब चुनाव से पहले 21 दिन के लिए जेल से बाहर आए हैं। फरलो एक छुट्टी की तरह है जिसमें जेल में बंद कैदी तय समय के लिए अपने घर जा सकता है। राम रहीम रेप और हत्या के केस में हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद थे, लेकिन पंजाब में चुनाव से 13 दिन पहले वो जेल से बाहर आ गए। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली और वो रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम पहुंचे।
गुरुग्राम में राम रहीम का आश्रम है और अगले 21 दिन वो इसी आश्रम में रहेंगे। अब गुरमीत राम रहीम जो है वो गुरुग्राम के साउथ सिटी में जो आश्रम है वहाँ पर एक तरह से पहुँच चुका है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये गुरमीत राम रहीम के काफिले के ही गाड़ियाँ हैं। राम रहीम जब आश्रम पहुंचे तो वहां कड़ी सुरक्षा नजर आई। मीडिया ने कोशिश की कि आश्रम के अंदर की एक झलक मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और मीडिया को आश्रम से दूर ही रखा गया। वैसे तो राम रहीम गुरुग्राम में रहने वाले हैं, लेकिन उनके सिरसा के आश्रम में भी लोग राम रहीम के कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर आने पर खुश दिखे। राम रहीम को फरलो मिलने से कुछ महिलाएं तो इतनी खुश दिखी कि उनका गला भर आया। खुशी इतनी हो रही है कि बताने के पता नहीं चल रहा क्या कहें क्या ना कहें। हम हमारे लिए जो काले दिवस को बदल के आज शहंशाह जी ने हमारे लिए गोल्डन डे बना दिया इसको, इस दिन को। गुरमीत राम रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी सजा हुई है और उन्हें फरलो मिलने से पत्रकार रामचंद्र छत्रपति का परिवार नाखुश दिखा। उनके बेटे ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाने का फैसला किया और आरोप लगाया कि राम रहीम को चुनाव की वजह से फरलो मिली। डेरा प्रमुख को फरलो जो दी गई है, इलेक्शंस का टाइम है और कहीं ना कहीं ये एक गंदी सियासत का एक नतीजा है। लेकिन हरियाणा सरकार ने इससे इनकार किया और राम रहीम के जेल से बाहर आने को संयोग बताया। अगर फरलो आज मिली है तो इदा मैं समझना कोई चोण दे नाल कोई संबंध नहीं है, इधर संयोग है। राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा सिरसा में है। इसके अलावा पंजाब के 23 जिलों में उनके 300 बड़े डेरे हैं। यूपी में मंत्री स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह को बीजेपी ने बलिया नगर सीट से उम्मीदवार बनाया। उन्हें टिकट देने के लिए वहां से मौजूदा विधायक और राज्य में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला की सीट बदल दी गई। दयाशंकर सिंह राज्य में पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और रात में जारी हुई बीजेपी के 45 उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका नाम शामिल रहा। इससे पहले चर्चा थी कि दयाशंकर सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से लड़ना चाहते हैं, जबकि उनकी पत्नी और योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह भी वहीं से दावा ठोक रही थी, लेकिन उन दोनों को ही वहां से टिकट नहीं मिला और अब बीजेपी ने दयाशंकर सिंह को बलिया नगर से उम्मीदवार बना दिया है, जिसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अपने साथ साथ मेरी कोशिश होगी कि वहाँ बलिया से पिछली बार हम लोगों ने 5 सीटें जीती थी, इस बार हम लोग 7 सीट जीत करके आए। लेकिन दयाशंकर सिंह की एक सीट की वजह से सर्दी के मौसम में सियासी गर्मी बढ़ गई, क्योंकि पार्टी ने बलिया नगर से मौजूदा विधायक और राज्य में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला की सीट ही बदल दी और उन्हें बैरिया से उम्मीदवार बना दिया, जिसकी वजह से वहां से मौजूदा विधायक सुरेंद्र सिंह नाराज हो गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि भले ही उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन वो वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जिससे बैरिया सीट पर आनंद स्वरूप शुक्ला की मुश्किल बढ़ सकती है। इससे पहले उनकी मौजूदा सीट यानी बलिया नगर से दयाशंकर सिंह को टिकट देकर बीजेपी ने फिर से वही किया जो उसने 2017 में किया था, क्योंकि उस बार भी पार्टी ने पुराने दावेदारों को किनारा कर दिया था और एक नए चेहरे आनंद स्वरूप शुक्ला पर दांव लगाया था। और इस बार पार्टी ने फिर से बलिया नगर में उम्मीदवार बदल दिया। वहां से पार्टी ने स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह को टिकट दिया, जो मूल रूप से बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं, जो बलिया के नजदीक है। दयाशंकर सिंह की पढ़ाई और राजनीति की शुरुआत बलिया से ही हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के वोदका वाले वादे पर सियासी घमासान शुरू हो गया। अखिलेश यादव ने यह वादा एक दिन पहले यूपी के आगरा की एक चुनावी रैली में किया था, जहां उन्होंने पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। इसी चुनावी रैली में अखिलेश यादव ने आलू किसानों को साधने की कोशिश की और यह वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर इलाके में वोदका फैक्ट्री लगाई जाएगी। कीमत दिलाने के लिए हमें कोई भी सरकार से फैसला लेना पड़ेगा तो हम लेंगे और बड़ा कारखाना इसी इलाके में लगा करके कम से कम इस आलू की कीमत दिला सके। लेकिन बीजेपी को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का ये वादा रास नहीं आया। झूठ भ्रम सब कुछ बोलकर कैसे सत्ता में आ सकते हैं? इनके वादों पर कोई जनता भरोसा नहीं करने वाली। इससे पहले अखिलेश यादव सरकार बनने पर गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान का वादा भी कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ओवैसी से जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने की अपील की। इससे पहले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार की तरफ से दी गई सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद एक बार फिर गृह मंत्रालय ने उनसे जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने की अपील की। ओवैसी की कार पर हुई फायरिंग के मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान दिया, जिसमें उन्होंने ओवैसी से सुरक्षा लेने की गुजारिश की। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह की जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने की अपील को ठुकरा दिया कि आप मुझे जेड कैटेगरी नहीं, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए। 3 फरवरी को मेरठ से दिल्ली लौटने के दौरान छिजारसी टोल प्लाजा पर ओवैसी की कार पर फायरिंग हुई थी। इसके अगले दिन केंद्र सरकार ने उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला लिया था
और उस दिन भी ओवैसी ने संसद में अपने ऊपर हुए हमले का जिक्र करते हुए सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था। गुजरात के किशन भरवाड़ मर्डर केस में जांच एजेंसियों के हाथ कुछ अहम जानकारियां लगी हैं। उन्हें हत्या के आरोप में गिरफ्तार मौलाना अयूब के मोबाइल से 26 लोगों की प्रोफाइल मिली। जांच एजेंसियों को शक है कि वो सभी लोग मौलाना अयूब और उनके गैंग के निशाने पर थे। किशन भरवाड़ की तरह उन पर भी हमला हो सकता था, जिनकी प्रोफाइल आरोपी मौलाना के फोन से मिली। उनमें एक निजी चैनल के एडिटर भी शामिल हैं। उनके अलावा यति नरसिंहन सरस्वती की प्रोफाइल भी जांच एजेंसियों के हाथ लगी। वो दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक मंदिर में पुजारी हैं जो आए दिन अपने विवादास्पद बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की प्रोफाइल भी मौलाना अयूब के मोबाइल से एजेंसियों को बरामद हुई। ये जानकारी सामने आने के बाद यूपी एटीएस और तेलंगाना पुलिस खुफिया एजेंसियों के साथ अहमदाबाद पहुंच गई। दूसरी तरफ गुजरात एटीएस ने दिल्ली से गिरफ्तार किए गए मौलाना कमर गनी उस्मानी के दफ्तर पर छापेमारी की और वहां से सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सीज कर लिए। साथ ही कमर गनी उस्मानी और उनके संगठन टीएफआई दोनों के बैंक खातों की जानकारियां खंगालने में जुट गई। जांच में पता चला कि टीएफआई का अकाउंट 2021 में ही खोला गया था, जिससे 11 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन हुए थे।